हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुभाष और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स गुरुजी। इस वीडियो में हम उपभोक्ता के संतुलन के बारे में जानेंगे। उपभोक्ता के संतुलन की विधियां कौन कौन सी है और उन विधियों से संबंधित जो धारणाएं हैं, उपयोगिता की अवधारणा, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता संबंध और इससे रिलेटेड जो भी अवधारणाएँ हैं उनका अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में जानना होगा कि उपभोक्ता का व्यवहार क्या होता है। उपभोक्ता का व्यवहार का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें उपभोक्ता यह चुनाव करता है कि वह अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर किस प्रकार से व्यय करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। उपभोक्ता के पास आय सीमित होती है और वो जिन वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, सामान्यतः हम मानते हैं कि उपभोक्ता सिर्फ 2 वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, जबकि सामान्य जीवन में उपभोक्ता बहुत सी वस्तुओं का उपभोग करता है। तो सरलता के लिए हम मानते हैं कि उपभोक्ता सिर्फ 2 वस्तुओं का उपभोग कर रहा है और हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं कि जब उपभोक्ता 2 वस्तुओं को ज्ञात कर रहा है तो उसकी आय के सीमित रहते हुए किस प्रकार अपनी संतुष्टि को अधिकतम करेगा, किस प्रकार से अपनी आय को उन 2 वस्तुओं पर खर्च करेगा। तो यहाँ पर हम उपभोक्ता के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो मान्यता लेते हैं कि उपभोक्ता सिर्फ 2 वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, वस्तु 1 तथा वस्तु 2। क्योंकि उपभोक्ता बहुत सारी वस्तुओं को उपभोग करता है तो वहाँ पर उसे निर्णय लेना होता है कि कौन सी वस्तु को उपभोग करे, कौन सी वस्तु को उपभोग नहीं करें। सभी वस्तुओं का अगर हम यहाँ पर लेंगे तो अच्छे से हम जो अध्ययन करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम मानते हैं कि उपभोक्ता सभी प्रकार की वस्तुओं में से सिर्फ यहाँ पर 2 वस्तुओं का ही उपभोग कर रहा है। उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है जो उपभोग की क्रिया द्वारा अपनी किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करता है। उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है क्योंकि आर्थिक एजेंट उसको यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि उपभोक्ता अपने उपभोग से संबंधित निर्णय लेता है और अपने आय से संबंधित निर्णय लेता है कि किस प्रकार से अपनी सीमित आय को किन किन वस्तुओं या सेवाओं पर खर्च करे ताकि वो संतुष्टि अधिकतम कर सके। तो यहाँ पर उपभोक्ता को धन खर्च करने से संबंधित निर्णय लेने होते हैं, इसीलिए उपभोक्ता को एक आर्थिक एजेंट माना जाता है। उपभोक्ता का संतुलन क्या है? प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। जब उपभोक्ता अपनी आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमतों के आधार पर इस प्रकार से दोनों वस्तुओं पर खर्च करता है कि अपनी संतुष्टि को वो अधिकतम कर ले। तो अगर एक बार ऐसी स्थिति में उपभोक्ता पहुंच जाता है तो ऐसी स्थिति उपभोक्ता का संतुलन कहलाती है। उपभोक्ता के संतुलन को ज्ञात करने के लिए 2 अवधारणाएं प्रचलित हैं, जिसमें पहली है उपयोगिता विश्लेषण अथवा गणनावाचक विश्लेषण और दूसरी है उदासीनता वक्र विश्लेषण। इस वीडियो में हम उपयोगिता विश्लेषण से संबंधित अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से उपयोगिता विश्लेषण में काम आने वाली अवधारणाओं को हम समझ सकते हैं, वो अवधारणाएं किस प्रकार से काम आती हैं। तो पहले हम गणनावाचक विश्लेषण को लेते हैं। गणनावाचक विश्लेषण उपयोगिता के गणनावाचक दृष्टिकोण पर आधारित है, अर्थात इसमें माना जाता है कि जिस किसी वस्तु या सेवा से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उस उपयोगिता को हम माप सकते हैं, उपयोगिता मापनी है। और यह जो विचारधारा या अवधारणा है वो नवपरंपरावादी अर्थशास्त्री मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन आदि के द्वारा विकसित की गई है और मार्शल ने इसके बारे में अच्छे से बताया है। तो पहले हमें यह समझना होगा कि उपयोगिता क्या है। तो उपयोगिता वस्तु या सेवा के उस गुण या शक्ति को संबोधित करती है जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। जो कोई वस्तु हम उपभोग कर रहे हैं उन वस्तुओं की वह शक्ति, वह गुण जिसके कारण हमारी आवश्यकताएं संतुष्ट होती हैं, वह उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता की विशेषताएं। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, अर्थात उपयोगिता जिस किसी वस्तु से प्राप्त होती है वह व्यक्ति अपने मस्तिष्क में उस उपयोगिता के बारे में रखता है कि किस वस्तु से कितनी उपयोगिता मिल रही है, किस वस्तु से उपयोगिता ज़्यादा मिलती है, किस वस्तु से उपयोगिता उसे कम मिल रही है। इसलिए उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, व्यक्ति अपने मस्तिष्क में उपयोगिता का निर्धारण करता है। दूसरा है उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, अर्थात बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति के लिए किसी एक प्रकार की वस्तु अधिक उपयोगिता देती है जबकि वही वस्तु दूसरे व्यक्ति के लिए कम उपयोगिता रखती हो। अर्थात जो व्यक्ति
नशे का सेवन करता है उसके लिए शराब की उपयोगिता बहुत ज़्यादा होगी। इसके विपरीत जो व्यक्ति नशे का उपयोग नहीं करता है तो शराब की उपयोगिता उसके बिल्कुल नहीं के बराबर होगी। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक होता है, अर्थात उपयोगिता समय और स्थान के साथ बदलती है। उत्तरी भारत में गर्म कपड़ों की उपयोगिता बहुत अधिक है, जबकि दक्षिणी भारत में गर्म कपड़ों की उपयोगिता बहुत कम है। इसी प्रकार से समय के आधार पर देखें तो गर्म कपड़ों की उपयोगिता सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा होती है, जबकि गर्मी के मौसम में गर्म कपड़ों की उपयोगिता बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती है, यानी हम उपयोगिता वस्तुओं से प्राप्त होने उपयोगिता को जो हम पढ़ रहे हैं, उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, किसी व्यक्ति के लिए शराब के लिए बहुत उपयोगिता हो सकती है, जबकि शराब का सेवन नैतिक सामाजिक सिद्धांतों में अवैधानिक माना गया है कि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। परंतु शराबी व्यक्ति के लिए हो सकता है कि शराब से मिलने वाली उपयोगिता उसके लिए बहुत ज़्यादा हो। और अंतिम है, उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि से लिया जाता है, अर्थात हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं या उपभोग करने से पहले हम किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं कि मुझे इस वस्तु का उपयोग करना है, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता हम पहले अपने मस्तिष्क में रखते हैं कि मेरे को इससे अधिक संतुष्टि मिलेगी या इससे कम मिलेगी। जैसे कूलर और एसी, गर्मी के मौसम में कूलर और एसी दोनों है, तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कूलर के बजाय हम एसी का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एसी की उपयोगिता उस गर्मी में बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उपयोगिता एक अनुमानित संतुष्टि लिया जाता है, वास्तव में जो संतुष्टि मिलती वह उपयोगिता नहीं कहलाती। उपयोगिता उपभोग करने से पूर्व जो हम अनुमान लगाते हैं उस वस्तु के बारे में हमें कितनी संतुष्टि मिलेगी, वो उपयोगिता कहलाती है। तो इस प्रकार से उपयोगिता की कुछ विशेषताएं हैं। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, उपयोगिता का विचार सापेक्षिक होता है, उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती है, उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि से लिया जाता है। क्या उपयोगिता मापनीय है? हम उपयोगिता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर यह माना गया है कि उपयोगिता मापनीय है? प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता को मापनीय बताते हुए गणनावाचक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इस दृष्टिकोण के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है। वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत ही उपयोगिता की गणना का आधार है। मार्शल के अनुसार उपयोगिता को गणनावाचक संख्याएं जैसे 1, 2, 3 आदि से प्रस्तुत किया जा सकता है। मार्शल ने उपयोगिता के बारे में सबसे पहले बताया और उन्होंने बताया कि जिस किसी वस्तु का उपभोग किया जाता है उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को हम माप सकते हैं, अर्थात उपयोगिता मापनीय है। और उस उपयोगिता को मापने का जो आधार है वह आधार है उस वस्तु के लिए अदा की गई कीमत, उस वस्तु के लिए अदा की गई कीमत, और मुद्रा यहाँ पर उपयोगिता को मापने का आधार है। और मार्शल के अनुसार उपयोगिता को हम गणनावाचक संख्याओं जैसे 1, 2, 3 आदि में प्रस्तुत कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि किस वस्तु से उपयोगिता हमें ज़्यादा मिल रही है, किस वस्तु से हम उपयोगिता हमें कम मिल रही है। तो कुल मिलाकर जो कोई भी वस्तु का उपभोग हम कर रहे हैं उस वस्तु के लिए जितनी भी मुद्रा हमने अदा की है, जितना भी कीमत हमने उसके लिए अदा की है, उसके अनुसार हम उपयोगिता को मापते हैं। यदि वस्तु की कीमत ज़्यादा है तो हम ये मानते हैं कि उस वस्तु की उपयोगिता ज़्यादा होगी, और यदि हमने किसी वस्तु के लिए कीमत कम अदा की है तो इस स्थिति में यह माना जाता है कि उस वस्तु की उपयोगिता कम होगी। उपयोगिता को दो भागों में बांटा जाता है, कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता। इन दोनों भागों में बांटकर हम उपयोगिता का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता क्या है? उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं, अथवा कुल उपयोगिता उपभोग की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं का योग होती है। अर्थात उपभोक्ता जो कोई भी वस्तु का उपभोग कर रहा है उस वस्तु से उपभोक्ता को कुल कितनी संतुष्टि मिल रही है वह कहलाती है उस वस्तु की कुल उपयोगिता। अगर किसी उपभोक्ता ने किसी एक वस्तु की 3 इकाइयों का उपभोग किया, पहली इकाई से 5, दूसरी से 10 और तीसरी से 15 मिला है, तो इस स्थिति में 5 + 10 + 15 यहाँ पर कुल उपयोगिता 30 हो जाएगी। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं।
उपभोक्ता यहाँ पर 4 आइसक्रीम का उपभोग कर रहा है। प्रथम आइसक्रीम के उपभोग से उपभोक्ता को 40 इकाई 40 यूटिल उपयोगिता मिली। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, उपयोगिता को हम यूटिल में दर्शाते हैं, अर्थात यूटिल उपयोगिता को मापने का आधार है। हम उपयोगिता को यूटिल में प्रदर्शित करते हैं। तो जब उपभोक्ता प्रथम आइसक्रीम का उपभोग करता है तो उससे मिलने वाली उपयोगिता यहाँ पर 40 है। दूसरे का उपभोग करता है तो 30, तीसरे का उपभोग करता है तो 20, चौथे का उपभोग करता है तो 10। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर उपभोक्ता को 4 इकाई आइसक्रीम के उपभोग से उसे 100 यूटिल उपयोगिता प्राप्त होती है। तो हम देख सकते हैं कुल उपयोगिता जैसे जैसे उपभोग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। पहली आइसक्रीम का उपभोग किया तो यहाँ पर कुल उपयोगिता 40 है। दूसरी का उपभोग किया तो 40 + 30 70। तीसरे का उपभोग किया तो 70 + 20 90। चौथी का उपभोग किया तो 90 + 10 = 100। तो इस प्रकार से हम कुल उपयोगिता को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम दूसरी धारणा सीमांत उपयोगिता को लेते हैं। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। दूसरे शब्दों में, एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अर्थात जब उपभोक्ता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है तो जाहिर है उसकी कुल उपयोगिता में परिवर्तन होगा, पर उसकी कुल उपयोगिता में हुए परिवर्तन को हम यहाँ पर सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टोटल यूटिलिटी n यूनिट, यानी n यूनिट की कुल उपयोगिता माइनस टोटल यूटिलिटी n-1, यानी n-1 इकाई की कुल उपयोगिता। अर्थात n इकाई की कुल उपयोगिता में से हम उससे ऊपर वाली इकाई की उपयोगिता को हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। तो इसको हम यहाँ पर इस उदाहरण से समझ सकते हैं। उपभोक्ता यहाँ पर वही 4 इकाई आइसक्रीम का उपभोग कर रहा है। जैसे जैसे आइसक्रीम का उपभोग यहाँ पर वो बढ़ा रहा है तो कुल उपयोगिता में वृद्धि हो रही है। ये हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि जैसे जैसे वह आइसक्रीम के उपभोग को बढ़ा रहा है तो कुल उपयोगिता में यहाँ पर वृद्धि हो रही है। तो सीमांत उपयोगिता हमें यहाँ पर ज्ञात करनी। तो इसके लिए प्रथम इकाई का उपभोग किया तो कुल उपयोगिता 40 है। जैसे उसने प्रथम से दूसरी इकाई आइसक्रीम का उपभोग किया तो इस स्थिति में कुल उपयोगिता बढ़कर 70 हो गई। तो यहाँ पर जो अंतर आया है, एक इकाई का उपभोग बढ़ाने से कुल उपयोगिता में जो अंतर आया, यहाँ पर कुल उपयोगिता अंतर आ रहा है 30 का, 70 - 40। तो यहाँ पर अंतर आ रहा है यहाँ पर इसके लिए 30 का। तो ये सीमांत उपयोगिता हो जाएगी यहाँ पर 30। इसी प्रकार से जब उसने दूसरी से तीसरी इकाई का उपभोग किया तो इस स्थिति में उसकी कुल उपयोगिता बढ़कर 90 हो गई। तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है 90 और 70 के बीच में, वो अंतर है यहाँ पर 20 का। इसलिए तीसरी इकाई के लिए सीमांत उपयोगिता हो जाएगी 20। इसी प्रकार से तीसरी से चौथी इकाई का उपभोग किया जाता है तो यहाँ पर अंतर आ रहा है 10 का, इसलिए यहाँ पर सीमांत उपयोगिता हो जाएगी 10। तो इस प्रकार से हम सीमांत उपयोगिता को ज्ञात कर सकते हैं। अब कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को हम एक तालिका द्वारा भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक तालिका दी गई जिसमें वस्तु की विभिन्न इकाइयाँ हैं और कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दी गई है। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि जैसे जैसे वस्तु का उपभोग बढ़ता है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है, परंतु विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुल उपयोगिता यहाँ पर बढ़ रही है और घट भी रही है। तो ये क्यों होता है? इसके पीछे घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है, जो हम आगे आने वाले वीडियो में स्टडी करेंगे। तो इसके लिए आप इकोनॉमिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वह आप तक जल्दी से पहुंच जाए, और जो बेल आइकन है उस पर आप क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो और आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अब हमें यहाँ पर कुल उपयोगिता सीमित उपयोगिता के बारे में देखना है। तो कुल उपयोगिता जैसे जैसे वस्तु का उपभोग बढ़ रहा है वैसे वैसे कुल उपयोगिता में भी वृद्धि हो रही है। तो सीमांत उपयोगिता हम यहाँ पर देख रहे हैं, प्रथम इकाई का उपयोग किया तो प्रथम इकाई से कुल उपयोगिता 40 है, सीमांत उपयोगिता भी यहाँ पर 40 है। जैसे ही प्रथम से दूसरी इकाई का उपभोग बढ़ा है तो इस स्थिति में कुल उपयोगिता बढ़कर यहाँ पर 70 हो गई है। यहाँ पर दोनों में जो अंतर है वो 30 का है, इसलिए यहाँ पर सीमांत उपयोगिता जो यहाँ पर 30 है। इसी प्रकार से जब दूसरी से तीसरी इकाई का उपभोग होता है तो इस स्थिति में 70 से बढ़कर वो 90 हो गई है,
और यहाँ पर जो अंतर है इन दोनों के बीच में वो अंतर है 20 का, इसलिए यहाँ पर सीमांत उपयोगिता हो जाएगी 20। तो हम देख सकते हैं जैसे जैसे कुल उपयोगिता में वृद्धि होती जा रही है तो हम सीमांत उपयोगिता को ज्ञात कर सकते हैं। नीचे वाली सीमांत उपयोगिता में से नीचे वाली कुल उपयोगिता में से ऊपर वाली कुल उपयोगिता को घटाकर हम यहाँ पर सीमांत उपयोगिता ज्ञात कर सकते हैं। जो यहाँ पर फॉर्मूला था mu इज इक्वल TUN माइनस TUN-1, जैसे कि हमने n इकाई इस 3 को माना है और यहाँ पर TUN हो जाएगा 90 और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग TUN माइनस n-1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर n-1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 70। तो हम 90 में से 70 को माइनस करेंगे, जो अंतर आएगा 20 का। तो इस प्रकार से हम सूत्र द्वारा भी कुल उपयोगिता से सीमांत उपयोगिता ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इस कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को अगर एक ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करें तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ हमें देखने को मिलता है कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वस्तु का उपभोग बढ़ता है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है, अधिकतम होने के बाद फिर वो घटने लग जाती है, और सीमांत उपयोगिता प्रारंभ से ही घटती जाती है, शून्य होकर वो ऋणात्मक हो जाती है। तो इसमें क्या संबंध है वो हमें यहाँ पर देखने हैं। तो इन संबंधों को हम देखें तो देख सकते हैं पहला संबंध है जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो स्थिति में सीमांत उपयोगिता की स्थिति क्या है। तो पहला संबंध है कि जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है कुल उपयोगिता बढ़ती है। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं कि जब तक कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, देख सकते हैं यहाँ पर सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, तो इस स्थिति में कुल उपयोगिता लगातार बढ़ती है। यहाँ पर उसके बढ़ने की दर घटती जाती है क्योंकि बढ़ने की दर होती है सीमांत उपयोगिता, और सीमांत उपयोगिता यहाँ लगातार वस्तु के उपभोग से ये घटती जा रही है, इसलिए कुल उपयोगिता बढ़ती तो है परंतु घटती दर से बढ़ती है। तो पहला संबंध है कि जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है उस स्थिति में कुल उपयोगिता लगातार बढ़ती जाती है। अगला जो संबंध है वो है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तो हम यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सीमांत उपयोगिता शून्य है, तो इस स्थिति में कुल उपयोगिता अधिकतम है। यह उपभोक्ता का संतृप्ति का बिंदु कहलाता है, अर्थात यहाँ पर आकर उपभोक्ता ने अपनी कुल संतुष्टि को अधिकतम कर लिया है। इस उपभोग स्तर के बाद भी यदि उपभोक्ता और वस्तुओं का उपभोग करता है तो वह अपनी कुल संतुष्टि को नहीं बढ़ा पाएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं जैसी वस्तु को उपभोग बढ़ाता है तो कुल उपयोगिता घटने लग जाती है, इसीलिए इसको हम संतृप्ति का बिंदु कहते हैं। और जहाँ पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है उसे हम कहते हैं संतुष्टि का बिंदु। यहाँ पर उपभोक्ता संतुष्ट हो चुका है, अगर वो 5 इकाई का उपभोग करता है तो स्थिति में उपभोक्ता यहाँ पर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुका है, इसलिए यह कहलाता है संतुष्टि का बिंदु। अब अगला और लास्ट जो संबंध है वो है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तब कुल उपयोगिता घटने लग जाती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि 5वीं इकाई के उपभोग के बाद भी अगर उपभोग जारी रहता है तो इस स्थिति में सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे 5वीं इकाई के बाद उपभोग और बढ़ता है तो इस स्थिति में सीमांत उपयोगिता यहाँ पर ऋणात्मक हो जाती है, और इस प्रकार से इसमें किसी प्रकार से कुल उपयोगिता में बढ़ने की कोई भी संभावना नहीं होती। तो हम देख सकते हैं इसका तीसरा जो संबंध है कि संतृप्ति और संतुष्टि के बिंदु के बाद भी अगर वस्तु का उपभोग जारी रहता है। इस चित्र में देख सकते हैं कि 5वीं इकाई के बाद भी यदि उपभोक्ता 6ठी और 7वीं इकाई का उपभोग करता है, उपभोग को बढ़ाता है, तो स्थिति में सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। यहाँ पर सीमांत उपयोगिता ये ऋणात्मक है और कुल उपयोगिता यहाँ पर घटने लग गई है। तो ये कुल मिलाकर इसमें संबंध है, और इन संबंधों के आधार पर हम देख सकते हैं कि पहला कि जब कुल उपयोगिता धनात्मक होती है तो उस स्थिति में कुल उपयोगिता, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता घटने लग जाती है। तो स्टूडेंट्स, मुख्य रूप से ये 3 संबंध हैं, और इन 3 संबंधों के आधार पर बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुल उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता क्या है, उसको परिभाषित कीजिए। कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में
क्या संबंध है, चित्रों द्वारा बताइए, तालिका द्वारा बताइए। तो इस वीडियो में हमने इन सब के बारे में अध्ययन किया है। आई होप आपको ये जो अवधारणा, ये जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, स्टडी किए, वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आ गए हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिए और इकोनॉमिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।